नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है नीली मैसेक्री के ऊपर बनने वाला है। एक ऐसा हत्याकांड, एक ऐसा जेनोसाइड जिसके अंदर एक बार में हजारों लोगों को सांप्रदायिक दंगों का सामना होना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने बीवी बच्चों का त्याग करना पड़ा और मात्र ये सब सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए और अपने आप को ज्यादा बलवान शक्तिशाली दिखाने के लिए किया गया एक ऐसा हत्याकांड था जो इतिहास के पन्नों में गायब हो चुका है, जिसके बारे में शायद किताबों में भी नहीं पढ़ाया जाता और आज के दिन लोग भी इसको अच्छे तरीके से भूल चुके हैं। उनको नहीं पता असलियत में यह हत्याकांड क्या था, क्या नहीं था। तो आज उनकी यादें ताजा करने के लिए, उनको इस चीज की नॉलेज देने के लिए हम ये टॉपिक दोबारा से शुरू कर रहे हैं। नीली मैसेक्री को समझना है तो उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं। सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि देश में सिटीजनशिप क्या है। अगर हम बात करें देश में सिटीजनशिप क्या होती है तो हम उसमें आपको पहले यह बताएंगे सिटीजन और फॉरेनर में क्या डिफरेंस है, फॉरेनर और रिफ्यूजी में क्या डिफरेंस है। इसके बाद में रिफ्यूजी कौन कहलाता है, रिफ्यूजी कहलाने के बाद में आसाम में जो दंगा हुआ, आसाम के नीली सेक्शन में जो दंगा हुआ वो क्यों हुआ, नीली सेक्शन में दंगा होने के बाद सरकार का क्या रोल रहा, दंगे में कितने लोग मारे गए, उनको दी गई रेमेडीज क्या थी, उसके बाद संविधान में भी बदलाव किए गए और आपके सामने नया संविधान आया आसाम के अनुसार N6A का 6A, यानी कि हमारे पास संविधान के अंदर 5 से लेकर 11 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स की हमारे सिटीजनशिप एक्ट को डिफाइन किया गया कि कैसे सिटीजनशिप प्राप्त होती है। उसी के अंदर 6A का बदलाव सिर्फ आसाम के लिए किया गया, तो वो डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि कैसा उस समय में इंदिरा गांधी का रोल था। तो इस वीडियो को देखने के लिए और इन सभी सवालों के जवाब को पूरा अंत तक जानने के लिए बने रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए। वैसे हम जो बताने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे नीली मैसेक्री। 1800 मुस्लिम्स को मारा गया, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड था जिसके अंदर 1800 मुस्लिम्स, जिसके अंदर ये बात ध्यान दीजिएगा 1800 मुस्लिम वो थे जो दूसरे देश से, बांग्लादेश से या गैर कानूनी तरीके से देश में घुस चुके थे आसाम के अंदर। ये 1983 का सीन रहा है जिसके अंदर असल में लड़ाई जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उस समय में कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी का रूल था। और कहा जाता है कि दोस्तों इंदिरा गांधी जो थी डिक्टेटरशिप चलाती थी, अपने नियम के अंदर ऐसी रिजिड महिला थी कि जो सोच लिया वो करके दिखाना है। तो ये सेंटर और जो आसाम के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ और असलियत में झगड़ा हुआ कि कौन राज्य का सिटीजन है, किसको अधिकार है और कितने लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी रूप से देश में रह रहे हैं। इनके पीछे झगड़ा बढ़ा था क्योंकि आसाम के अंदर धीरे 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 जब गणना हुई तो गणना के बाद दूसरे इलेक्शन का नंबर आया, यानी बीच के 4 से 5 साल के टेन्योर के अंदर 35% आबादी वो थी जो बढ़ चुकी थी, जिसका लीगल तौर पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। तो आज इस चीज को हम जानते हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले इधर ये हमारे पास हमारा जो YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे दिए हुए चैनल्स को फॉलो कीजिए। PDF के लिए आप हमसे डिमांड कर सकते हैं, हम यहाँ पे PDF आपको हर लेक्चर की PDF देते रहेंगे। व्हाट्सएप पे हमारे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के UPSC और स्टेट PCS एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, इसके अलावा एजुकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की गाइडेंस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस का वचन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमेशा आपके फ्यूचर के लिए सही डिसीजन दिया जाएगा, बताया जाएगा। अब आ जाता है ये हमारा प्यारा भारत, जो कि सभी जानते हैं। इसके अंदर हमारे पास में लगभग सारा सेक्शन कवर किया गया, लेकिन अभी हमने जो बात करनी है ये आसाम की बात करनी है। आसाम हमारा ये जो पिंक सेक्शन दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं गुवाहाटी, आसाम, गैंगटॉक, ये वाला जो सेक्शन है ये सारा का सारा दिख रहा है। झगड़ा इस बात पे था। अब यहां पर हमारा ये वाला सेक्शन जो है ये चिकन नेक कहलाता है। अकेला एक ऐसा सेक्शन जिसके अंदर भारत से आसाम की कनेक्टिविटी बनी रहती है। इसके नीचे यहां पर ये बांग्लादेश हो जाता है, हमारे पास भूटान, नेपाल और अलग अलग जो सेक्शन है ये बटा हुआ है। खैर हमें बात करनी है आसाम की। तो आसाम के इस सेक्शन के अंदर हमारा जो झगड़ा हुआ था क्या का, नीली मैसेक्री का, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे सेक्शन के अंदर ये चीज नोट कीजिए
सबसे पहली क्या चीज नोट करनी है कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो बांग्लादेश से इधर से इतना ज्यादा टच के अंदर है, और इधर जो बॉर्डर है वो मात्र 8 फीट से 10 फीट की तारों की दीवार है, जिसे काट कर या टाप कर बांग्लादेश से सैकड़ों वहां के रहने वाले जो नागरिक हैं हिंदुस्तान का बॉर्डर टापते हैं बिना परमिशन के, और परमिशन में रहने के बाद यहां के किसी भी लोकल नेता की मदद से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने का प्रयास करते हैं। यही तरीका आता है जिसके अंदर भारत में आसानी से ये एंट्री कर जाते थे और करते थे भी, और अभी भी। हालांकि इन्हें रोका नहीं जा पा रहा है, अभी भी इन पर पूरा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी जब यहां से बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुसते जा रहे हैं आसाम के अंदर, तो आसाम के अंदर जब घुस रहे हैं तो आबादी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बढ़ती जा रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, असलियत में मैं सिर्फ आसाम के अंदर की ही बात करूंगा, मैं किसी और सेक्शन की अभी बात नहीं करूंगा, उससे रिलेटेड हम अलग वीडियो बनाएंगे। सबसे पहला है फॉरेनर और रिफ्यूजीज कौन होते हैं आसाम के अंदर। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि उस समय में फॉरेनर उसे कहा जाता था जो कुछ समय के लिए रहने आता था और उल्टा भागने का प्रयास करता था, अपने आया घुमा फिरा, थोड़े समय रुका और चला गया। लेकिन यहां पर रिफ्यूजीज उन लोगों को बोला गया जो एक बार आने के बाद आए गैर कानूनी तरीके से। फॉरेनर आएगा तो कानूनी रूप से आएगा, और रिफ्यूजी जो आएगा गैर कानूनी, यानी फॉरेनर जो आएगा पासपोर्ट वीजा परमिशन सब फॉलो करेगा, रिफ्यूजी सिर्फ बॉर्डर टाप कर आएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। रिफ्यूज जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ आज से नहीं हो रहा है दोस्तों, सैकड़ों सालों से हो रहा है, 100 साल हो चुके हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो जब 1826 से 1947 का टाइम पीरियड था, 1826 से 1947, जब असलियत में हमें सब कुछ चीजों का अंदाजा ही नहीं था कि कौन अपना कौन पराया, कौन सा देश भारत है, कौन सा देश भारत होगा या नहीं होगा, बटेगा अलग होगा, ये कोई नहीं जानता था। बॉर्डर था, हमारी सीमाएं टच थी, हमें बस इतना पता था कि ये पूरा सेक्शन है ये इंडिया कहलाता है, तो उसके लिए पुराना मैप है। अब क्या होता था कि आसाम के अंदर जो था टी प्लांटेशन होते थे, चाय के बड़े बड़े बागान होते थे। बागानों के अंदर अगर इंडियन लेबर लगाई जाती थी तो वो बहुत महंगी पड़ती थी, लेकिन उस समय का जो बंगाल यानी बांग्लादेश जो अब अलग हो गया, उस समय क्या होता था कि यहां से आसानी से सैकड़ों लोग भारी मात्रा में इंडिया आते थे और आकर यहां पर कामकाज करते थे, क्योंकि इस समय में रोजगार अच्छा था और वो पूरा ही एक ही देश था, कोई बांग्लादेश अलग नहीं था। तो उस समय के जो बंगाल से यहां पर आते थे, यहां पर आकर नौकरी करते थे, रोजगार बनाते थे और आके जैसे जैसे रोजगार के अवसर मिलते चले गए, ये लोग यहीं बस गए। असलियत में बसना उस समय में एक ही देश था, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये रिफ्यूजी थे, लेकिन हां उस समय में भारी मात्रा में बंगाल से हिंदुस्तान में आए, जो आज का हिंदुस्तान है, जो कि अब संविधान के अनुसार वो भारत के नागरिक हैं और उतने ही अधिकार है जितने आपके और मुझे हैं। दूसरा बदलाव आया तब जब 1947 का बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के बाद एक देश पाकिस्तान क्रिएट हुआ, जिसमें बांग्लादेश जो बाद में अलग हुआ वो पाकिस्तान का हिस्सा था। पार्टीशन के दौरान सैकड़ों लोग, हजारों लोग बांग्लादेश में अपनी जमीन संपत्ति बंटवारे के समय सब कुछ त्याग कर हिंदुस्तान में आए, क्योंकि रोजगार के अवसर यहां पे उन्हें लगता था ज्यादा है। और उस समय में दंगों का माहौल इतना गंदा हो चुका था कि मजबूरी थी कि अगर जीना है तो भाई यहां रहना है या यहां नहीं रहना है। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों को मारा जा रहा था, बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा था। इसके लिए आप गदर फिल्म देख सकते हैं, आराम से सारी जानकारी मिल जाएगी। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है फॉरेनर इशू। अब उन दोनों इश्यूज को हम फॉरेनर या रिफ्यूजीज नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय के अंदर जो हमारा संविधान था 1950 में ही तो बना था। 1949 में ये सिटीजन एक्ट लागू हो गया था असलियत में। अब कई बच्चे सोचेंगे 1949 में कैसे, उसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट जो था वो 1949 के अंदर नवंबर के आसपास ये लागू हो गया। अब उस परिस्थिति के अंदर यह माना गया कि जितने भी लोग अब के बाद आएंगे वो सारे के सारे परमिशन लेके आएंगे, बिना परमिशन के अगर आते हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन नियम बदलते गए। 1950 यानी कि संविधान लागू होने के बाद से लेकर 70 तक जितने आए उनको फिर मजबूरी के अंदर यह मानना पड़ा कि वहां पर अत्याचार बढ़ रहा है, इस वजह से ये हिंदुस्तान आ रहे हैं रहने के लिए, और वो लीगल माइग्रेंट्स बन गए थोड़ी टाइम बाद। 1970 से पहले के जितने भी थे वो सारे के सारे लीगल माइग्रेंट्स बन गए। धीरे धीरे सिनेरियो बदलता चला गया और ये जो रास्ता था बंद नहीं हुआ।
बंद हो जाता तो इशू नहीं था, बंद हो जाता तो इशू नहीं था। लीगल तरीके से अगर आते देश में तो सभी का बराबर का सम्मान किया जाता, लेकिन ना तो ये लीगल तरीके से आए, ना ही इन्होंने कोई तरीका अपनाया, इन्होंने सिर्फ बॉर्डर टापा, जो इलीगल माइग्रेंट्स बन गए। अब परिस्थिति 1970 के बाद भी खराब नहीं थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन धीरे 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 जो इस प्रकार से नंबर बढ़ने लगा, इसके अंदर जो उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स थे वो अपनी साख बनाने लग गए थे उन क्षेत्रों के अंदर जो इन इलीगल माइग्रेंट्स को लीगलाइज कर रहे थे, और नई जो अपोजिशन पार्टी थी या जो लोकल सेक्शन था उसके जीतने के आसार बिल्कुल भी नहीं थे, खत्म होते जा रहे थे। तो उस परिस्थिति में दिक्कतें बढ़ी कि लोकल लीडर अपना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर रहा है अलग अलग प्रकार के। अब बोला जाता है कि अभी जब सर्वे हुआ तो सर्वे के अनुसार 30 से 32% की आबादी इलीगल माइग्रेंट्स की हो चुकी थी। यह इस आसाम के झगड़े के आसपास हुआ था। नीली के अंदर जो पंगेबाजी हुई उसके अंदर 30% आबादी जो थी दोस्तों वो बाहर की थी, इलीगल माइग्रेंट थे। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स होने के बाद भी उन सभी के वोटर लिस्ट में नाम थे जो प्रीवियस वोटर लिस्ट में नहीं थे, यानी पिछले इलेक्शन में वोटर लिस्ट में नहीं थे। इंक्लूड ये सारे वो वोटर्स थे जिन्होंने एक आध साल पहले आए होंगे और आने के बाद इन्होंने सारे किए अपने नाम। अब इनके पास ना तो कोई प्रूफ था ना और कुछ था, लेकिन सिर्फ वोटर आईडी बन गया। अब वोटर आईडी के आधार पर धीरे धीरे बाकी डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करना और डिमांड करना एक इनका आसान रास्ता बन गया और उस लोकल लीडर की साख बनने लगी। अब प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो सबसे पहली चीज क्या है कि सिटीजनशिप क्या होता है वो जान लीजिए। प्रॉब्लम बढ़ी, आपस में विवाद बढ़े लोकल पार्टी और सेंटर पार्टीज के, तभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, लोकल में भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस वो बातों का विवाद था। अब जानिए, सबसे पहली बात हमने बताया फॉरेनर कौन होता है, स्टेट, अब क्या है सिटीजन कौन होता है। तो सबसे पहली चीज ये जान लीजिए, यहां पर दो चीज, सिटीजनशिप एक रिलेशन है एक व्यक्ति का राज्य और देश के साथ में, उसके पास में सारे अधिकार होंगे जो एक देश के अंदर रहने वाले उसके नागरिक को दिए जाते हैं। सभी प्रकार के अधिकार, जिसमें वोट डालने का अधिकार, स्वतंत्रता से रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार उसे प्राप्त हैं। अगर सिटीजन नहीं है तो ये अधिकार उसे नहीं दिए जाएंगे। और सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए दो ही मुद्दे थे, एक मुद्दा था जो बर्थ प्लेस के आधार पर था और दूसरा जिसका खूनी संबंध था, यानी कि ब्लड रिलेशन था। अब पाकिस्तान या विदेश में किसी देश में जाके रहने लग गए, लेकिन माता पिता यहीं रह रहे हैं, 2 साल 3 साल 10 साल बाद आएगा तो उसे नागरिकता दी जाएगी, उसकी छीनी नहीं जा सकती थी। ये मोतीलाल जी की कमेटी के अंदर बात हुई थी, लेकिन इसी बात पर विवाद भी हुआ था और बाद में ये माना गया, इस नियम को फिर बदला गया। इस नियम में क्या था कि जो व्यक्ति एक बार देश छोड़कर चला गया और वहां की सिटीजनशिप प्राप्त कर ली तो एक समय बाद, एक लिमिटेड टाइम बाद क्या होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त करना जिम्मेदारी बन जाएगी देश की, नहीं तो उस व्यक्ति के पास 2 देशों की नागरिकता होगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सिटीजनशिप को प्रॉपर्ली बताया गया कि अब सिर्फ बर्थ प्लेस हो सकता है, मैरिज के आधार पर हो सकता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आए और यहां की नागरिकता प्राप्त करे, नौकरी करे, कोई क्राइम ना करे तो भी उसे नागरिकता मिल सकती है। और भी कुछ इस प्रकार के कि यदि उस बंदे के माता या पिता फॉर पेरेंट्स में से जो उसके हैं अगर यहां पर रह रहे हैं, कोई एक इंडियन है जिनके पास नागरिकता है, तो भी उसे नागरिकता के आसार मिल सकते थे, उसे आसानी से नागरिकता मिल सकती थी। लेकिन ये जो सिनेरियो था ये आसाम में डिफरेंट था। आसाम में डिफरेंट था क्योंकि आसाम के अंदर जो बांग्लादेश का बॉर्डर था, लड़ाई के बाद बांग्लादेश के बॉर्डर में इलीगल माइग्रेशन जो था दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। जो ईस्ट पाकिस्तान था 1971 से उस समय में क्या था कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। आसाम मूवमेंट जो चला, यानी कि जो विवाद उठा वो 1979 में उठा और ये विवाद लगभग 6 साल तक चला। और सबसे बड़ी बात यह कि इन 6 सालों के अंदर बार बार वहां पर संविधान को फेल होता देखकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, बार बार कर्फ्यू लगाया गया, सीआरपीएफ को हमेशा तैनात रखा, जम्मू एंड कश्मीर वाला माहौल बन चुका था। याद रखिए, जम्मू और कश्मीर वाला माहौल बन चुका था, विवाद था सरकार का और वहां की लोकल स्टूडेंट्स का। अब क्या हुआ जी कि यहां पर जो आंसू नाम का सेक्शन है ये इन्होंने नाक में दम कर दिया और अकेले इस ग्रुप ने नचा कर रख दिया पूरी की पूरी स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट को, क्योंकि ये था वो विद्यार्थियों का समूह,
स्टूडेंट थे, ये आसाम के स्टूडेंट्स यूनियन थे और इन्हें लोकल लीडर का सपोर्ट था। इन्होंने डिमांड करी कि एनआरसी लागू किया जाए, रजिस्टर बनाया जाए, जिससे पता तो चले कि कितने व्यक्ति यहाँ के नागरिक है और कितनों को इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया जो 1951 के बाद बने। यानी 1951 के जितने बाद आए हुए आसाम, जो आसाम के अंदर जो विदेशी थे या जो लोग जो इलीगल तरीके से रह रहे थे, उनमें से कितनों को डिपोर्ट किया, इनके लिए रजिस्टर की डिमांड हुई। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो इस पॉइंट से बच रही थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी जी के बारे में सभी जानते हैं कि काम वही होता था जो उनके मन में है। जहां पर जबरदस्ती होती थी, इंदिरा गांधी उन नियमों को मानने से इनकार कर देती है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम आती है, यहां पर बात आगे बढ़ती है। इसी बात के आधार पर आसाम ने एक अकॉर्ड साइन किया था 1985। इलेक्शंस खत्म हुए, यहां पे दंगे खत्म हुए, अकॉर्ड साइन हुए, जिसके बारे में हम आगे डिफरेंटली पढ़ेंगे। इसके बाद से इलीगल माइग्रेंट जो थे 1985 के बाद बढ़ते जा रहे थे, कम नहीं हो रहे थे दोस्तों, बार बार बढ़े, नंबर बढ़ता चला गया। जब नंबर बढ़ा तो मजबूरी के अंदर जो सिटीजनशिप एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर हमें 6A को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो सबसे पहले इस विवाद को समझने से पहले सिटीजनशिप पूरा पढ़ते हैं, फिर आगे बताएंगे। अब आ जाता है डायरेक्टली हमारे पास कि हमारे पास 6A क्या है। 6A क्या है कि ये सेशन जो है एप्लीकेबल होगा सिर्फ आसाम के लिए होगा और किसी भी राज्य के लिए नहीं होगा। किसी टाइम पीरियड में एक छोटा सा पॉइंट और समझ लीजिएगा कि अभी आपके अगस्त से पहले, लास्ट ईयर अगस्त 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी ये पंगेबाजी थी और जम्मू एंड कश्मीर के पास अधिकार था नागरिकता प्रदान करने का, क्योंकि वो स्पेशल राइट्स के अंदर कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब ये हटा दिया गया है, जैसे जैसे जो मौजूदा सरकार है उसने नियम बदले हैं और उसको एक दिल्ली की तरह कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया, एक दिल्ली की तरह एक टेरिटरी बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो ये जो था इसके अंदर ओरिजिन की बात की जाती थी कि जितने भी व्यक्ति हैं who entered आसाम बिफोर जनवरी 1, 1966 और उसके बाद अब क्या बन रहे हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, वो सारे के सारे भारतीय नागरिक कहलाएंगे। उसके बाद जो उसके बाद में आए हैं लेकिन 1971 के बाद में हैं और 10 साल यहां पर रह चुके हैं, 10 साल के बाद यहां पर अगर तो नागरिकता प्राप्त कर ली है तो नागरिक बन जाएंगे। अगर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराया है तो उन्हें फॉरेनर डिटेक्शन कैंप में भेज दिया जाएगा, वहां पर वो अपने आप को अप्लाई कराएं। 10 साल पूरे होने का उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उनको अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। इस बीच में उनके पास अधिकार नहीं होगा वोट देने का, लेकिन पासपोर्ट, वीजा, परमिट, जॉब वॉब सब कुछ मिलेगा उसको। अब इसमें एग्जामिन करना था कि जो 6A है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये वैलिड है थ्रू प्रेस्क्राइब कट ऑफ के अंदर जो 1971 के बाद की है और 1949 के बाद की है। ये सेक्शन पर दिक्कत आई। अब उसके बाद एक टीम बनाई, 5 जजेस की बेंच बनाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाई कि क्या करना था, लेकिन बाद में फिर एनआरसी को लागू किया गया। जिस एनआरसी को लागू किया गया उसके बाद हर रोज हर बार क्या हुआ, नंबर बढ़ता जा रहा था और इस बात का अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। चीज ध्यान रखिएगा, कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अगर भारत सरकार उन इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती बाहर निकालती है तो ह्यूमन राइट्स के आधार पर भारत जो है विदेशों के आगे एक कल्प्रिट की तरह दिखाई देगा। कल्प्रिट का मतलब यह हो गया कि उनके सामने दोषी बन जाएगा और इनह्यूमन वाली हरकतें कहलाएंगी कि वो इंसान नहीं है, राक्षसों वाला नियम अपना रहे हैं। लेकिन अगर नहीं अपनाते हैं तो भारत के रिसोर्सेज के अनुसार उन लोगों को, या बढ़ती हुई जो आबादी, पहले भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके बाद माइग्रेंट्स का ना रुकना भी देश को बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। जैसे कि इकोनॉमी जो है फ्लोट नहीं कर रही है, बहुत मुश्किल से चल रही है, तैर नहीं रही है इंडिया की इकोनॉमी, बहुत मुश्किल से चल पा रही है, उसके अंदर आबादी का बढ़ना भी एक दिक्कत है। अगर एक आंकड़ों के अनुसार बताया जाए, जो एक ऐसे ही मैंने सर्च किया था जिसके अंदर बताया जाए, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है माइग्रेंट्स का जो इंडिया में इस समय अलग अलग जगह घुस चुका है, जिसको अब ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
अब आ जाता है बात ये नीली वाले मैसेक्री का, जेनोसाइड का, नरसंहार का, जिसके अंदर आंकड़ों को देखा जाए तो बहुत भारी मात्रा में लोग मरे और मरने वालों के घरों को जला दिया गया। जो बाहर निकला उसको डंडों से, कुल्हाड़ियों से काट दिया गया और बहुत बुरा नरसंहार हुआ। यह भी उस समय हुआ जिस समय में एक बहुत बड़ी सीआरपीएफ की बटालियन आसाम के अंदर तैनात थी। तो चलो देखते हैं कैसे। अब बात आती है कि 1978 में लोकसभा का जो मेंबर था हीरा लाल पटवारी मर जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर था। अब आ जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन नोटिस किया गया कि जो इलेक्टोरेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इनमें से जितने भी इलेक्टोरेट्स हैं ये ज्यादातर इलीगल माइग्रेंट्स हैं। इलेक्शन थोपे गए जबरदस्ती इस बीच में, यानी इलेक्शन का नंबर आया और नंबर आने के बाद इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ते जा रहे थे और ये चीज नोट करी आसाम के ही लोगों ने। अब जो आसाम के लोगों ने, यानी कि जो इन्होंने कहा ग्रुप था ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने देखा तो इन्होंने डिमांड करी कि इलेक्शन को पोस्टपोन करो पहले तो, और पहचान करो कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं जो देश के नागरिक हैं और उन लोगों के नाम निकाल दिए जाएं जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। बात खत्म। ये एक छोटी सी डिमांड थी। जब तक पोस्टपोन करने को बोला जब तक ये पहचान नहीं हो जाती। अब जो बात थी कि सरकार ने, जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उसने इस बात को मानने से मना कर दिया और सीधा क्या किया, बात सुनी भी नहीं और इलेक्शन थोप दिए। चलो जी ठीक है, एक्सपेल माइग्रेंट्स तो करना बाद की बात है, इन्होंने क्या किया, इलेक्शन थोपे। अहेड ऑफ द 1983 आसाम के इलेक्शन की बात आई। कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर अपोज द डिलीशन, अपोज किया कि इनके नाम नहीं निकाले जा सकते। इन रिस्पॉन्स आसाम ने क्या किया, चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद झगड़ा विवाद बढ़ा। तो अब बीच में बातें जो थी, टॉक्स बिटवीन इंदिरा गांधी एंड द सेंटर एंड द आसू लीडर्स वर इनकंक्लूसिव। जब रिजल्ट नहीं निकला, आउटफिट स्टार्ट हुआ, लोग इकट्ठे होने लगे और डिसीजन ले लिया कि भाई इलेक्शन तो कामयाब नहीं होने देना। लेकिन जबकि इंदिरा गांधी की बात थी तो इंदिरा गांधी भी जिद पर अड़ गई थी कि अब इलेक्शन तो कामयाब होगा ही होगा, कोई छोटा मोटा ग्रुप मेरे से पंगे नहीं ले सकता। अब क्या हुआ, जब आसू लीडर्स में प्रफुल्ल कुमार जो मानता थे और जो भी बाकी फुंकान थे, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस बीच में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और इलेक्शन की डेट फाइनलाइज हो गई। 14, 17 और 20 को इलेक्शन हो गए भाई, बात खत्म। इस बीच में जो न्यूज़पेपर थे आसाम ट्रिब्यून और दैनिक असम, ये इस पूरी की पूरी खबर को क्या कर रहे थे, पूरी की पूरी खबर को कवर कर रहे थे। इस बीच में पता चल चुका था कि दंगे भड़केंगे, तो क्या हुआ कि ये खबर कवर करने लग गए और बाकी लोग जो थे ये क्या करने लगे, इकट्ठे होने लग गए कि भाई लीडर तो पकड़े गए, बंद हो गए, अब हमें क्या करना है। अलॉन्ग विद द आसाम गुवाहाटी स्टूडेंट यूनियन, यहाँ पे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स थे, इन्होंने एंटी इलेक्शन एजिटेशन स्टार्ट कर दिया, विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया सरकार के खिलाफ। भारी तौर पर जब इलेक्शन के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ तो विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। एजिटेशन कन्वर्टेड इनटू द वायलेंट इन आसाम। बहुत सारे ब्रिजेस जला दिए गए, रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया, पोलिंग बूथ पे एक्सेस कर दिया गया और जो फैमिली मेंबर्स थे कैंडिडेट के, उनको भी किडनैप कर लिया कि अगर तुम नॉमिनेशन वापस नहीं लोगे तो हम आगे की घटना घटित करेंगे। इस रिपोर्ट में तिवारी कमीशन जब बैठाई गई तो उन्होंने ऑफिशियल जो इंक्वायरी करी, इंक्वायरी के बाद 1983 में उन्होंने कहा कि 545 अटैक्स हुए रोड्स और ब्रिजेस पर, जिसमें से 100 से ज्यादा किडनैपिंग के केसेस रजिस्टर हुए। यानी इतने ज्यादा भारी मात्रा में अटैक हुए, किडनैपिंग हुई, यानी कि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। 290 इंसिडेंट्स पर पुलिस की फायरिंग और लाठीचार्ज हुई और इस एजिटेशन को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास हुआ। लेकिन भाई साहब, विद्यार्थी एक ऐसी चीज है, विद्यार्थी या नौजवान युवक एक ऐसी चीज है जो पूरे के पूरे देश का तख्ता पलट कर सकती है। उसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, डरता नहीं है, तरक्की करने के लिए पीछे नहीं हटता है। ये सबसे बड़ी चीज थी। तो ऐसा ही हुआ, आसाम के अंदर वायलेंस हुआ, वायलेंस ने सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया। अब
इसको रोकने के लिए हालांकि पहले ही जो 65 बटालियन थी वो रिजर्व कर दी गई थी सीआरपीएफ के द्वारा इस स्टेट के अंदर, लेकिन अब एक किताब के थ्रू मकीको जो किमुरुआ किताब है ये इसी नीली मैसेकरी के बारे में इसमें बताया गया, एजेंसी ऑफ राइट क्रिएटर्स राइट्स दैट 1.5 लाख जो लोग थे ये डिप्लॉय किए गए थे, 1.5 लाख लोग डिप्लॉय किए गए थे, लेकिन ये वहां के टेरेन को प्रॉपर्ली समझ ही नहीं पाए थे। जब तक ये ऊपर जाकर ढूंढते तब तक नीचे कलेश हो जाता, नीचे ढूंढते तो ऊपर कलेश हो जाता, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेस्टिनेशंस पर कलेश इतना बढ़ गया कि बहुत ज्यादा। हालांकि इन्होंने पूरे के पूरे आसाम को छावनी में बदल दिया, 57 आदमियों पर एक पुलिस वाला, जो कि बहुत बड़ी बात है उस टाइम पीरियड में, मतलब डिप्लॉय यानी कि तैनात कर दिया गया था। फोर्सेस जो थी उस समय के रिएट को समझते हुए काफी नहीं थी, क्योंकि वो फोर्सेस जो थी उन्होंने आसाम के टेरेन के लिए कभी भी तैयारी नहीं की थी, वहां की भाषा नहीं जानते थे और वहां की पब्लिक से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जाहिर सी बात है भाई, पब्लिक सपोर्ट उसको करेगी जो लोकल लीडर होगा। आर्मी पूछती रहती, इन्हें कुछ कंफर्म हो नहीं पाता और घटना बढ़ती चली गई। ऐसी ही बात अरुण शोरे के द्वारा बताई गई, जिन्होंने कवर किया था इंडियन टुडे के अंदर, कि सीआरपीएफ जवान इंस्टेड फॉर इंस्टांस दैट दे वुड नॉट मूव आउट ऑफ पेट्रोल और डू एनीथिंग एक्सेप्शंस दैट इन ग्रुप। और तो दूसरी चीज ये थी कि इनमें जितनी भी बटालियन के लोग थे इनको अपने बिहाफ पर डिसीजन लेने का कोई अधिकार तो था नहीं भाई। जब तक ये उधर पहुंचे पूरी टीम के ऊपर आदेश आए, इतनी देर में दंगई जो थे दंगा करके भाग जाते थे। असल में क्या होता था, दंगइयों ने एक प्रोसीजर बना लिया, ग्रुप बना लिया कि जैसे ही यहां पर एरिया शांत होगा पीछे से भीड़ में आएंगे, उखाड़ देंगे, तोड़फोड़ करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, और जैसे ही सायरन आएगा या पुलिस के आने का नंबर आएगा सब साफ, एरिया गायब। इतनी देर में जब तक पुलिस इस एरिया को कंट्रोल करती, दूसरे एरिया में इन्होंने नुकसान पहुंचाना था। अब इस परिस्थिति के अंदर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर झगड़ा हुआ था। असलियत में बांग्लादेश से आए थे मुस्लिम जो थे वे सारे के सारे उनके ऊपर अत्याचार या मारपीट या जो भी कुछ कहानी घटित हुई वो उस समय में बहुत भारी मात्रा में हुई। 13 से 14 विलेजेस जो थे उनके अंदर मॉब जो थी, गुस्साई भड़की हुई भीड़ थी, जिनके पास हथियार थे, गन्स थी, मशाल थी, बहुत कुछ था जो एक लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा था। चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। देसी यानी कि नॉर्मल रिकॉर्ड के अनुसार 5000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन सरकारी आंकड़ों में जो इंफॉर्मेशन दी गई तो वो थी मात्र 1800 लोगों की। अब कौन जाने कितने थे, लेकिन सड़कों पर लाशें नजर आ रही थी, जलते हुए लोग नजर आ रहे थे, जलते हुए मकान नजर आ रहे थे। डेड बॉडीज को दबाने के लिए, जलाने के लिए जगह थोड़ी पड़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसा ही एक हमरेंद्र नारायण जी के द्वारा जो एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी उनमें बताया गया, जिसके अंदर स्टेटमेंट्स में कि हर जगह जले हुए मकान, जली हुई रेंज, सब कुछ इतना ज्यादा था कि दोपहर के समय में 6 घंटे के दौरान ये दंगा हुआ दोस्तों। मात्र 6 घंटे पंगा चला, लेकिन इस 6 घंटे के अंदर यह कहा जाने लग गया कि दोपहर के अंदर भी जिस समय सबसे ज्यादा रोशनी होती है उस समय भी पूरा का पूरा आसमान काला कर दिया था, आसमान काला कर दिया था। और सेना जो थी वो फेल हो रही थी इनसे लड़ने के अंदर। मेजॉरिटी जो थी इसमें मरने वालों की औरतों और बच्चों की थी दोस्तों। आदमी जो थे ज्यादातर या तो लड़के मर रहे थे या घर छोड़कर भागकर मर रहे थे। इस प्रकार से जो जलने के अंदर थे वो सारे के सारे इसी प्रकार के लोग थे। अब आ जाती है परिस्थिति डे बिफोर मैसेक्री, जिसके अंदर मैंने बताया कि दंगे के पहले इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। चाहती तो इंदिरा गांधी इस परिस्थिति को रोक सकती थी, इन लोगों से बातचीत का रास्ता निकाल सकती थी। उसे पता था कि उसका होल्ड इतना अच्छा नहीं है और जो चिकन नेक है उससे इतनी ज्यादा जल्दी स्टेप नहीं उठाए जा सकते। रोड परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी, वार्निंग्स पॉसिबली इनको पहले ही मिल चुकी थी नीली के अंदर, लेकिन सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों को ध्यान में रखते हुए पैनिक होने की जगह अटैकिंग मोड रखा और नुकसान खाया। इतना बड़ा नुकसान कि हमारे हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति का, हिंदुस्तान है जो पैदा हुआ, जो यहां रह रहा है, जिसने अपने देश को अपना ही माना है, उन सभी के दामन पे दाग लगा इस प्रकार के आपके कलंक का। अब आ जाता है जो इलेक्शन के नाम पे जो दंगा हो रहा था भाई, इलेक्शन तो हुए, इलेक्शन हुए,
688 केस दर्ज हुए, जिनमें से 310 को रजिस्टर किया गया, शुरुआत में बंद किया गया। इन पे से किसी पर भी केस लागू नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति गलती के लिए दोषी जिम्मेदार नहीं था। 97 के अंदर प्रफुल्ल कुमार महंता जी जो चीफ मिनिस्टर थे वो बने, और इन्होंने भी इसके बारे में कंपनसेशन की बात करी कि सरकार से कंपनसेशन मिलेगा। इस बीच में कई बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, कई बार दोस्तों, और अंत में एंड में झगड़ा जो था वो सीट के लिए ही था, और वो सीट इन्हें मिल गई धीरे धीरे करके। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, कुछ जो थे आसू गैंग को ब्लेम कर रहे थे, कुछ जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जिनके पास कोई डिसीजन नहीं था। आसू क्लेम दैट वायलेंस हैड ब्रोक आउट ड्यू टू द फोर्स्ड इलेक्शन, इलेक्शन को जबरदस्ती थोपा गया, वही बात है। लेकिन 109 में से उस समय भी 91 सीट जो थी आसाम के अंदर कांग्रेस जीत चुकी थी। और इस लड़ाई का जो अंत हुआ वो उसी 6A के जो मैसेक्री का जो अंत होना था वो रजिस्टर के बाद ही हो पाया, ताकि कौन से व्यक्ति किस देश के नागरिक है, किस देश के नागरिक नहीं है, ये क्लियर हो पाए। और रजिस्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं नंबर जो बढ़ते जा रहे हैं, पहले 10 लाख, फिर 13 लाख, फिर 19 लाख, और इस तरीके से नंबर जो था वो बढ़ता जा रहा है। और ये सिर्फ मैं आसाम का बता रहा हूं दोस्तों, मैं आगे का नहीं बता रहा हूं। और आसाम के बाद कितने सेक्शन ऐसे हैं जहां पे अगर ये रजिस्टर लागू हो जाए तो कितना भारी मात्रा में सेक्शन मिलेगा। सोचिए हमारे पास, चलिए मैं कुछ चीज दिखाता हूं आपको। सोचिए बहुत छोटा सा सेक्शन, इधर ये भारत का नक्शा देखिए, सिर्फ इतने से सेक्शन के अंदर 11 से 13 लाख लोग मिले, या 13 से 15 लाख लोगों का नाम रजिस्टर में आया। 13 से 15 लाख लोगों का नाम रजिस्टर में आया, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि इस समय अगर ये रजिस्टर लागू हो जाता है तो कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत के अंदर जहां पर इस प्रकार के लोग एंटर कर चुके हैं, वो किस प्रकार से नुकसान खाएंगे, झगड़े होने के आसार होंगे, विवाद बढ़ सकते हैं। तभी सरकार को सोच समझकर कदम उठाने चाहिए, इस प्रकार का रास्ता निकाला जाए कि जितने भी व्यक्ति हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान उन सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और सबको एक अच्छा नागरिक बनाया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं, किसी पर दमनकारी नीतियां ना थोपी जाए, जैसा कि उस समय में इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोशिश की आपके सारे पॉइंट्स को कवर करने की। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स हम लाते रहेंगे।